नमस्कार। इंडिया एनालिसिस धर्म पर पॉलिटिकल कंफ्यूजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सियासी घमासान मचा हुआ है। रोज किसी न किसी मुद्दे पर सियासी गर्माहट आ ही जाती है। एक ऐसा ही मसला सियासत में धर्म प्रेम को लेकर इन दिनों गर्म है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों धार्मिक आयोजनों के जरिए हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पहले से ही भगवामय है तो कांग्रेस को भी भक्ति का रंग चढ़ गया है। इस पर बीजेपी तंज कस रही है। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की कथा और हिंदू राष्ट्र के समर्थन के बाद कमलनाथ न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ के कथा आयोजन को सेकुलरिज्म के खिलाफ बता रहे हैं। बीजेपी कमलनाथ को सीजनल हिंदू कह रही है तो कमलनाथ कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर किसी का पेटेंट नहीं है। हम धर्म को लेकर मचे इसी संग्राम या कहें धर्म को लेकर पॉलिटिकल कंफ्यूजन पर बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से अब ये जो भक्ति काल सियासत का और राजनीति के चुनावी साल में चल रहा है उसके क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट है, इस मसले पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुना देते हैं। महीने का एक आध काम बता सकते हैं कमलनाथ जी इस धार्मिक चौपाल में कि पुजारियों के लिए उनने एक पैसे का कोई मानदेय दिया हो? जब विपक्ष में आते हैं तो फिर मंदिर मंदिर खेलने की ऐसी शुरुआत कर देते हैं। क्यों? मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पाखंड है वो इस तरह से न करें। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीज़ों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए अब मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यक? ये तो आंकड़े बताते हैं। तो जिस तरह से धर्म को लेकर जो सियासत है या जो चुनावी नफा नुकसान की बात है इन दिनों मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब, स्वागत करूंगा लोहिया जी आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रोहित नायक, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता, स्वागत करूंगा रोहित जी आपका। और मुझे लगता है कि ब्रजगोपाल लोहिया साहब से मेरा जैसे ही बेहतर कम्युनिकेशन होता है मैं उनके पास में आऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, इस समय मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो बिल्कुल धर्म बह रहा है, दिख रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो सारी चीजें हो रही हैं ये सब चुनावी हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस जिस तरह से कुछ समय से, चाहे पीसीसी का भगवामय होना हो या तमाम तरह के धार्मिक आयोजन हो, छिंदवाड़ा में भी अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा संपन्न हुई है, और इसी को लेकर अब बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी पाखंड है। ना तो आपने कभी मंदिरों के, मठ मंदिरों के लिए कोई काम किया, ना पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, और इस पूरे मैटर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पूरा कंफ्यूजन में है कांग्रेस। कुछ नेता कुछ कह रहे हैं, कुछ नेता कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे रोहित जी? नहीं राजेश जी, ये सिर्फ जो बात है, ये प्रोपेगेंडा जिस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, ये मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। अगर 15 वर्ष पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर जो है निर्मित हुआ छिंदवाड़ा में, तो उसके लिए कोई किसी तरह का कोई प्रायोजन नहीं किया गया था, किसी तरह का कोई उसका कोई
क्रेडिट लेने के लिए कोई आयोजन या कोई कार्यक्रम करा हो कमलनाथ जी ने। इस तरीके से कभी राजनीति को कभी दिशा और दशा देने का प्रयास नहीं किया। धर्म सबके मन में आत्मसात है, सब सब उसको मानते हैं, अपने अपने धर्म की सब रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बात से ही सारे देश की हमारी जो है पूर्ण जो आत्मा है वो जीवित है। और अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करा रहा है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरीके से उसको राजनीतिक बात कर। अब आज श्रावण मास चल रहा है, इस बार अधिक मास की का भी हमारे यहाँ प्रावधान था, तो फिर जब इस तरीके से जो 8 सोमवारों का जो एक अतिरिक्त जो हमको एक लाभ मिलना चाहिए धार्मिक, अगर उसमें हम करा रहे हैं कोई इस तरह का आयोजन, तो ये अभी तो प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होगी, आज कमलनाथ जी कह रहे थे कि उनकी भी कथा होगी, तो भाई कोई किसी तरीका का कोई पेटेंट या किसी ने कॉपीराइट ले रखा हो कि भाई वही करा सकते हैं, तो ऐसा बोल दे कि भाई आप लोग मत कराइए, बाकी आम जनमानस नहीं करा सकता कोई धार्मिक कथा या कोई धार्मिक आयोजन नहीं करा सकता कोई आम जनमानस या राजनीतिक दल बीजेपी के अलावा, ऐसा बीजेपी डिक्लेयर कर दे तो हम उस चीज को मानना शुरू कर देते। चलिए, ब्रजगोपाल लोहिया साहब सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कोई पेटेंट थोड़ी है बीजेपी का। और नहीं राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित नायक जी कि हिंदुइज्म पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है। हिंदुइज्म तो जो अपने आप को ये घोषणा कर दे कि मैं हिंदू हूं वो हिंदू है। हमारे यहाँ कोई पेटेंट नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, हम तो स्वीकार करते हैं सबको। और रोहित नायक जी शायद भूल गए कि ऐतराज भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ऐतराज डॉक्टर गोविंद सिंह को है, ऐतराज सज्जन सिंह वर्मा को है, ऐतराज आचार्य प्रमोद कृष्णन को है, ऐतराज आरजेडी के शिवानंद जी को है। हमको थोड़ी ऐतराज है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा तो कहना केवल ये है कि आप देखिए समय और काल का परिवर्तन, कि 2009 में जिस सरकार के मंत्री कमलनाथ थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि राम काल्पनिक थे, आज वो राम भक्त रामदूत हनुमान की कथा सुन रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को ये बताना चाहते हैं कि वो उनके भक्त हैं। ये तो बड़ा अद्भुत संयोग है। हमारा कहना केवल ये है कि जो भी आपका आचरण है वो नित्य प्रति होना चाहिए। 1980 से सांसद हैं छिंदवाड़ा से, रोहित जी को शायद जानकारी ना हो, 1980 से सांसद हैं। आज अगर 2023 में उन्हें कथा करवाने की आवश्यकता पड़ रही है तो बड़ा अच्छी बात है ये। और जो धीरेन्द्र कृष्ण नहीं, लेकिन लोहिया साहब वो कह रहे हैं कि हनुमान मंदिर का निर्माण तो उन्होंने 15 साल पहले करा दिया था। बिल्कुल ठीक बात है ना, हम तो स्वीकार करते हैं सबको। हमने कहा ना अभी, आज जो कमलनाथ जी ने कहा है वो बताइए आप, ये कांग्रेस में कितने साहस की बात है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता होकर वो ये कह दें कि जिस देश में 82% हिंदुओं की आबादी है उसमें कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हिंदू राष्ट्र है। और ये 3 दिन का प्रभाव है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कि उन्होंने 3 दिन में जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उस बात में कमलनाथ जी को भी कहता हूं कि जो भी उद्घोष करो जोर से करो, छुपकर करने की आवश्यकता नहीं है, डर कर करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि समर्थन करते हैं तो समर्थन करिए, विरोध करते हैं तो विरोध करिए, परंतु एक ही कुछ करिए। ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्जी आए तब आप रोजा इफ्तार करवाने लग जाएं और जब आपको आवश्यकता पड़े तब आप हनुमान कथा करवाने लग जाएं। ये तो दोहरा चरित्र है, इसे छोड़िए माननीय कमलनाथ जी और एक ही तरह का चरित्र रखिए। यदि आपको ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आपकी एक क्रेडिबिलिटी हो तो क्रेडिबिलिटी तो आपके स्थायित्व से आएगी, ये इस तरह से नहीं आएगी। आपको याद होगा 2018 में जो वीडियो वायरल हुए थे जब वो मुस्लिमों से आग्रह कर रहे थे कि आपको तो 95-98% वोट करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। तो ये जो कमलनाथ जी का ऊहापोह की स्थिति है, इससे उन्हें बाहर निकलना रहेगा। चलिए, वो किसी एक का तुष्टीकरण, चलिए रोहित जी ऊहापोह की स्थिति क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि इसके अलावा कांग्रेस की कई लीडर जिस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह का जो कथा का आयोजन है वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जो एक एजेंडा रहा है कांग्रेस का। नहीं, सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं, हम अपने एजेंडे से तो कभी नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल सेकुलरिज्म पर टिके रहेंगे और हमारा एजेंडा यही है कि सभी लोगों को समान रूपी दृष्टि से देखा जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कुछ बातें ऐसी हैं जो वो खुद ही अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए। धर्मगुरु भी गलत हो सकते हैं राजेश जी, उनने व्यासपीठ से बैठकर धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी बातें करी हैं और उनको उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है। और ये बात कहीं से कहीं तक भी लाजमी गैर लाजमी नहीं होगी कहना कि कोई व्यक्ति किसी से
आत्मसात ना हो सके, ना मान सके उनकी बात, या एक तारतम्य ना बैठ सके उनके विचारों में। ये बात तो सभी, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो इस बात को कहना, आप देखिए वो खुद ही अपने घर परिवार में नहीं संभाल पाए चीजों को, और उसके बाद आज की तारीख में वो कहते हैं मुसलमानों को तब्दील हो जाना चाहिए। तो फिर ये बात कहां से कहां तक एक दिशा में और एक पेज पे नहीं दिखती ना, ये दोनों बातें अलग अलग दिखती हैं। जब आप अपना घर नहीं संभाल पाए तो आप ऐसी बात क्यों कह देते हैं। दूसरी बात अभी लोया जी ने कही कि भाई इस तरीके से जो है कि कभी भी रोजा करा देते हैं मन मर्जी, कभी भी सुंदरकांड करा देते हैं। तो लोया जी, जब रोजा अफ्तारी होगी, जब ईद आएगी तभी रोजा अफ्तार होगा, तो अदरवाइज तो रोजा अफ्तार नहीं कर सकते ना। और अगर मंगलवार होगा तो सुंदरकांड होगा। तो लेकिन दिक्कत यह है कि अगर रोजा अफ्तारी कांग्रेसियों ने कर दी तो वो मुसलमानों के साथ है, और अगर सुंदरकांड कर दिया तो वो हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि इस तरीके की बात करके आप जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे क्यों भटकाते हैं आम जनमानस को। आप हिंदुओं को एक काम करिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ये बात कह रहे हैं कि हिंदू 82% है इस देश में, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या आवश्यकता, हो तो है ही घोषित, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं आप। अगर अलग से ये बात कहते हैं तो लगता है आप किसी एक नैरेटिव को लेकर किसी दूसरी जात विरात के विरोध में हैं, और अगर आप नहीं है तो आप ये बोल दीजिए कि हिंदुओं को आप 50% सब्सिडी देंगे, तो हम इस बात पे राजी हो जाएंगे कि हिंदुओं को आपने कुछ दिया। आप हिंदुओं को वोट लेने के लिए तो हिंदू मान लेते हैं, लेकिन हिंदुओं को दे क्या रहे हैं आज की तारीख में? पेट्रोल में, सब्जी में, गैस में, किसी तरह की बिजली में सब्सिडी है क्या हिंदुओं को? हिंदुओं को कुछ दीजिए भी तो, कि केवल वोट भर लेंगे हिंदू हिंदू करके। चलिए लोया साहब कुछ कहेंगे, फिर मैं रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब, स्वागत करूंगा पहले रमेश जी का। लोया साहब आप बोल लीजिए। जरा सी बात कहनी है मुझे, तो मैं तो रोहित नायक जी का अभिनंदन करूंगा कि कमलनाथ जी के बाद वो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं जिन्होंने ये कहने का साहस किया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, उसको कोई घोषणा की आवश्यकता नहीं है। बधाई आपको रोहित नायक जी। चलिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी स्वागत करूंगा। सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर है कि जैसे जैसे जो चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, मध्य प्रदेश धर्ममय दिख रहा है। हालांकि तमाम सारी कथाएं, तमाम सारे प्रवचन होते रहते हैं, लेकिन इस समय जो चुनावी समर है, उस चुनावी समर में चाहे कथा हो रही हो, चाहे अन्य चीज़ों की गतिविधियां हो रही हैं, और इसको लेकर चुनावी जो सियासत है वो भी जारी है। माना जा सकता है कि ये चुनावी भक्ति काल है इस समय मध्य प्रदेश में। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस समय सनातन परंपरा के प्रति भक्ति और आकर्षण और कहीं ना कहीं मनोबल पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। कहने के लिए कहा गया है कि 82% हिंदू समाज है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके अधिकारों को देखेंगे तो उसके अधिकारों में बहुत सारी कटौतियां हैं। वो चाहे मंदिर निर्माण की बात हो, अगर सनातन परंपरा का मंदिर बनेगा तो उसके कानून अलग हैं, और किसी दूसरे परंपरा का धर्मस्थल बनेगा तो उसके कानून अलग हैं। तो कुल मिलाकर के पहली बार ये वातावरण बन रहा है, और इस वातावरण के बीच में अगर राजनेतागण कथाएं अपने यहाँ करा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसको अच्छे संकेत ही हमको मानना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो कथाएं हो रही हैं वो कथाएं मन से हो रही हैं या केवल वोट के लिए ही की जा रही हैं। आप अगर देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो काम होना चाहिए उन कामों की सनातन परंपरा की मजबूती के लिए, जो कि सनातन परंपरा भारतीय संस्कृति का मूल है, उसके लिए कुछ आधारभूत कामों की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ राजनीति को इस दिशा में उठ करके कथाओं से आकर्षण बढ़ेगा, लोगों में श्रद्धा बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो आधारभूत काम है उनकी भी चिंता की जानी चाहिए। लेकिन रमेश जी, जिस तरह से ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस ट्रैक पर लंबे समय से रही है, और लगातार ये सवाल भी उठते रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे सवाल इसको लेकर उठे हैं, तमाम सारी चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप भी रहे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से बदलाव आया है, या कांग्रेस ने जिस तरह से अपना एजेंडा शिफ्ट किया है, क्या कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि बिना इस ट्रैक पर आए बात बनने वाली नहीं है? यही लगता था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसका उपयोग करके उसको फायदा मिल रहा है, हमें भी इस पर आना चाहिए।
देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा या उनका जो पूर्व स्वरूप जनसंघ था, वो खुलकर के वंदे मातरम की बात करते थे, वो खुलकर के राम मंदिर की बात करते थे, वो खुलकर के 370 हटाने की बात करते थे, वो खुलकर के एक नागरिक आचार संहिता की बात करते थे। ये उनके घोषणा पत्रों में भी है, ऐसा नहीं है कि वो उनके घोषणा पत्रों में भी है। तो और इन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस थोड़ी सी बचती रही, उसके कारण जो भी रहे हो। अब लेकिन जैसे जैसे देखा और भाजपा का अपना संगठन बढ़ा और उन्होंने इन बातों पर काम करना आरंभ किया, विशेषकर जो 3-4 उन्होंने काम किए, जैसे अयोध्या को लेकर के उन्होंने खुल करके बातचीत की, बनारस को लेकर के खुल करके बातचीत की, तो इन बातचीतों से कहीं ना कहीं जो मनोबल बढ़ा और उनका वोट का प्रतिशत बढ़ा, और उस आधार पर कांग्रेस का, खासतौर से जब राम सेतु योजना आई और उसमें जो शपथ पत्र दिया, उसका भाजपा ने पूरा उपयोग उठाया, पूरा लाभ उठाया, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट का प्रतिशत तो घटा है, पूरे देश भर में वोट का प्रतिशत घटा है। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार कांग्रेस को लगता है कि हिंदुत्व की बात करना या सनातन परंपरा की बात करने से उनका जो घटता हुआ वोट है वो वापस लौट सकता है। तो निश्चित रूप से ये उसी का एक कारण है। और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी, कांग्रेस की सरकार है। खासतौर से उन्होंने जो गायों को लेकर के, गाय के संरक्षण को, गोबर के संरक्षण की जो बातचीत की, वो एक बहुत अच्छी बातचीत थी। दूसरा, कमलनाथ जी ने राम पथगमन की बातचीत की थी। यद्यपि राम पथगमन की पहली बातचीत उमा भारती जी ने की थी और ट्रैक को तैयार भी किया था, लेकिन आगे आने वाली सरकारों में उसमें बजट कोई बहुत ज़्यादा दे नहीं पाई, लेकिन कमलनाथ जी ने राम पथगमन की बातचीत की थी। मैं समझता हूं उस तरफ भी दोनों सरकारें। लोहिया साहब, जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक कह रहे थे कि ठीक है, आप लंबे समय से हिंदुत्व की बात करते रहे, लगातार तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रही है, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो कहीं ना कहीं उस रिदम में आप नहीं देखते जिस रिदम में आप चर्चा करते हैं। राजेश जी, देखिए, हमेशा हम तो एक ही रिदम में हैं। 1951 में हमने जो तय किया था, जो एजेंडा था हमारा, जो हमारा घोषणा पत्र था, रोहित नायक जी पढ़ ले, आज भी हम उस पर कायम हैं। आज भी 1951 में हमने तय किया था कि हम राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण करेंगे, वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने तय किया था कि हम 370 का कलंक हटाएंगे, हमने हटा दिया। हमने तय किया था कि हम कॉमन सिविल कोड, जो संविधान की मूल भावना है, उसको देश में स्थापित करने का काम करेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो हम कहते हैं कि आप नकली हिंदू हैं, तो पहले आपने हिंदुओं के लिए जो पाप किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, क्या उनके लिए भी माफी मांगेंगे कमलनाथ जी? यदि आप उस ट्रैक पर आना चाहते हैं तो इस पर माफी तो मांगनी होगी ना, कि 2009 में सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम काल्पनिक है, उसको आपको उसके लिए माफी मांगना पड़ेगी। भारत में जो हिंदू धर्म स्थल विधेयक जो आप लाए थे, उसके लिए माफी मांगना पड़ेगी। 1984 का जो सिख नरसंहार था, उसके लिए मांगना पड़ेगी। यदि आप वास्तव में ये करना चाहते हैं तो आप जो भी करना चाहते हैं उसे स्पष्ट हमारी तरीके से करें ना, कि हम तो बड़ा स्पष्ट हैं कि केवल हमारे यहाँ चुनाव के समय कथा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5 साल 365 दिन उस अभियान में लगे। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन भी होता है, भाई दूज भी होती है, होली भी होती है और दिवाली भी होती है। इनको हिंदुत्व की याद केवल चुनाव के समय आती है, चाहे वो गांधी परिवार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो और चाहे कमलनाथ जी हो। आप बताइए ना कि बिना चुनाव के आप कहां थे? बिना चुनाव के तो आप चले जाते हैं विदेश, और चुनाव के समय आप नकली हिंदू बनकर आते हैं। तो पहले अपना एजेंडा स्पष्ट करिए। चलिए डॉक्टर रोहित नायक जी, ये असली नकली की लड़ाई है, जिस तरह से लोहिया साहब कह रहे हैं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, या फिर बनारस की बात हो, या 370 की बात हो, सिविल कोड की बात हो, ये तमाम सारी चीजें रही हैं। कांग्रेस ठीक है, उस ट्रैक पर है, लेकिन क्या एक विश्वास का संकट है अभी पार्टी के सामने? नहीं राजेश जी, लोहिया साहब के बहुत सारे सवालों में उनके जवाब छुपे हैं, लेकिन मैं उनको 1951 की बजाय 1946 में ले जाना चाहूंगा, जब बंगाल में एक अधिवेशन में वीर सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। वहां पर भी जाए, और उसके बाद 1951 का अगर आप देखेंगे जो इनका मैनिफेस्टो था, तो आपको समझ में आएगा कि कथनियों करने में शुरुआत से ही अंतर रहा है इनकी। अब ये बात कर रहे हैं कि 84 के दंगों की, 84 के दंगों पर एक मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपका। 2014 में एक कमीशन बना था जिसमें 13 लोग जो आरएसएस से सीधे तौर पे जुड़े हुए थे, कायस्थ समुदाय के, उनको क्लीन चिट दी गई,
वो 1984 के दंगों में मेन कल्प्रिट थे। उनको 2014 में क्लीन चिट सरकार बनते ही कैसे मिल गई? अब ये कह रहे हैं कि 1951 से जो हमने मैनिफेस्टो तय किया था वो आज तक उसी पे लगे हुए हैं। अब आप बताइए समाज कहां पहुंच गया, दुनिया कहां पहुंच गई, देश कहां पहुंच गया? आज भी आप वही लकीर पीट रहे हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इनका आम जनमानस आप आज बड़े हो गए तो आपके पिता की भूमिका समाप्त हो जाएगी जो ये क्या? करते आए हैं। नहीं, आपके दादा की पिता की कोई भूमिका नहीं रहेगी, उनका नाम आप हटा देंगे। रोहित जी देखिए तो सोचिए तो आप क्या कह रहे हैं। आज आप बड़े हो गए हैं। 1951 की बात करेंगे, ये 1946 पे नहीं जाएंगे। और 1951 की बात करने वाला व्यक्ति 2023 में कितना प्रासंगिक होगा और वो मैनिफेस्टो कितना प्रासंगिक होगा। आज देश की क्या जरूरतें हैं, आज किस तरीके से नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, आज कहां देश बढ़ रहा है, नौजवान किस ओर जा रहा है। एक तरफ तो गरीबों के उत्थान के, पिछड़ा वर्ग के उत्थान की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी की कथा से बेरोजगारी दूर हो रही है। सोच कर आए हैं। अब बताइए 1951 की बात आप आज भारतीय जनता पार्टी की कथा से बढ़ रही परेशान होगा ही। तो यही बात हम कहते हैं कि ये जो बात ये सोच कर चलते प्री मेडिटेटेड, इनका जो एक सोच, एक विचार, एक सोच जो है ये उससे हटेंगे नहीं, ये हटेंगे नहीं होंगे। और जनता, आम जनमानस भले ही मिट्टी में मिल जाए, सुपुर्द खाक हो जाए, इनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1951 की बात करेंगे। चलिए लोहित साहब कुछ कहेंगे, फिर मैं रमेश जी के पास में आऊंगा। नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि एक बात करते करते दूसरी करने लगते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि विषय ये है कि क्या ये जो आप कालनेमी की तरह राम भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या ये सच्चा है? आप क्यों विषय बदलते हैं? और मैं तो आपसे बड़ा स्पष्ट पूछता हूं, आपने 15 महीने की सरकार में क्या काम किया इस हिंदुत्व के विकास के लिए, ये पुजारियों के लिए, धर्म स्थानों के लिए? वो कोई कांग्रेसी नहीं बताएगा कि हमने 15 महीने क्या किया। वो बताने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। डिबेट में अगर बैठा हूं तो ये कोई भी बात बोलेंगे तो मैं मानूंगा तो नहीं, मैं उस बात नहीं तो 15 महीने का बता दो, बड़ा ताजा पूछ रहा हूँ। 2018 से 2020 का पूछ रहा हूँ, रोज पुराना नहीं पूछ रहा। आपको नया मालूम है तो नया बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। 2018 से 20 का बता दीजिए कि आपने 15 महीने क्या किया था इनके विकास के लिए। बात का भी जवाब दे दे तो गलत। यही बात राजेश जी मैं कह रहा हूँ कि धर्म की बात रोहित जी आप बता दीजिए ना, 2018। चलिए रमेश शर्मा जी के पास में आ जाता हूँ। रमेश शर्मा साहब, जिस तरह की अब जो चीजें हैं, जिस ट्रैक है, मुझे लगता है कि ठीक है, तमाम सारे मुद्दे चुनाव में रहेंगे, बिल्कुल है, लेकिन कोई मध्य प्रदेश के चुनाव की नहीं, इसके पहले की भी तमाम सारे जो चुनाव है, और अब इस ट्रैक पे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ठीक है शुरू से थी, अब कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर है। मेरा जो सवाल रोहित नायक जी को लेकर था, क्या कांग्रेस के लिए एक विश्वास एक बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि अभी भी तमाम सारे जो लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं उस एजेंडे पर, जिस एजेंडे पे जो मूल कांग्रेस का रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस में हमेशा से 3 अंतर्धाराएं सदैव रही हैं। कुछ लोग एक बात के समर्थक रहते हैं, कुछ लोग दूसरी बात के समर्थन रहते हैं। आप अगर देख ले 1931 से पहले पूर्ण स्वराज्य को लेकर के भी कांग्रेस में 2 धाराएं थी। कुछ लोग चाहते थे कि नागरिक अधिकार मिले, लेकिन अंग्रेजों की सरकार हटाने के हम पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए उसको नरम दल और गरम दल का नाम मिला। 1942 में जिसकी तिथि कल आने वाली है 9 अगस्त को, उसका जब पहली बार जुलाई में जब उसकी बैठक हुई, निर्णय हुआ, तो कांग्रेस 2 भागों में बटी। कुछ लोग चाहते थे कि आंदोलन ना किया जाए, उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी भी थे और उन्होंने उसका त्याग पत्र भी दिया। फिर जो लोग आंदोलन चाहते थे उनके भी 2 भाग थे। सरदार पटेल ये चाहते थे कि आंदोलन कल से शुरू कर दिया जाए, और जबकि नेहरू जी चाहते थे कि पहले अंग्रेजों को नोटिस दिया जाए फिर आंदोलन शुरू किया जाए। ठीक उसी प्रकार ये जो कांग्रेस में 2 अंतर्धाराएं रहीं, ठीक उसी प्रकार कथा को लेकर के भी 2 अंतर्धाराएं हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो छूट गया है आस्था का पक्ष, कांग्रेस को उससे जोड़ना चाहिए, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस से ना जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो जिस तरह से अब देखा जाए, मध्य प्रदेश का ही अब उदाहरण ले लें कि लगातार वो तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ पे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कथाएं उनके साथ हो रहे हैं। क्या बीजेपी को भी ये डर है कि जिस तरह से ये एजेंडा शिफ्ट हो रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोग अगर इंडिविजुअल भी अगर इस तरह के आयोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो आस्थावादी वोट भाजपा के पास था उसमें कहीं ना कहीं सेंध तो लगेगी, कहीं ना कहीं टूट करके तो उसकी तरफ जाएगा ही। तो मोटे तौर पर ये जो है, इसीलिए कांग्रेस को कोशिश कर रही है कि भाजपा से ये वोट तोड़ ले, और भाजपा ये कोशिश कर रही है कि उसका ये वोट ना टूट पाए। चलिए, तो धर्म का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस ट्रैक पर थी, अब कांग्रेस भी उसी दिशा में
आगे बढ़ती दिख रही है और आगे भी नहीं, तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और यही कारण है कि धर्म को लेकर, धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर चुनावी साल है, उस चुनाव का जो समय है अब वो नज़दीक है और यही कारण है कि तमाम सारे फैक्टर, तमाम सारे गुणा गणित चुनाव को लेकर तैयार किए गए हैं। उसी में ये जो धार्मिक एजेंडा है उस पर बहस कांग्रेस और बीजेपी के सामने। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।